वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर का जो लॉ है, नियम है, इसको देखने वाले हैं। ये बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लॉ है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, कई बार 4 मार्क्स में और कई बार 16 मार्क्स में पूछा जाता है। फुल क्वेश्चन भी आता है इस पर। तो ज़्यादा देरी नहीं की, इजी वे में हम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या है। इसका मतलब है लेट द बायर बी वेयर, मतलब कि जब एक खरीददाता को समय ही एक जागरूक व्यक्ति होना चाहिए चीज़ों को खरीदने के प्रति। मतलब कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जब हम कोई बैग खरीदने गए, ठीक है, बैग खरीदने गए तो हम वहाँ पर बैग की जिप वगैरह अच्छे से चेक करते हैं। अगर कोई फॉल्ट है जिप में तो हम उसे क्या करते हैं कि कहते हैं कि भैया ये जिप ख़राब है तो हमें बदल को दे दो, तो वो भैया जो है हमें बदल के और पीस दे देते हैं। तो इसी तरह से एक जो क्रयदाता है, खरीदार है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी सामान ले रहा है, ठीक है, उसको पहले अच्छे से चेक कर ले, उसको एग्जामिन कर ले, उसके बाद ही लेकर जाए। वरना जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि हम अपना सामान घर पर लेकर आ गए लेकिन वो बाद में ख़राब निकला तो उसके लिए सेलर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये जो मतलब कि लॉ है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एप्लीकेबल है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज दैट when a contract of sale is made between the buyer and the seller, it is the duty of the buyer to examine the goods to his satisfaction before he buys them. The seller of goods is not obliged to point out the defects in the goods he is selling. मतलब कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो बायर को समय ही उन चीज़ों को, सामान को पहले से एग्जामिन कर लेना चाहिए, ध्यान से देख परख लेना चाहिए। अगर वो देख परख कर सामान को नहीं ले जाता है और बाद में सामान में कोई गड़बड़ी निकली है तो इसके लिए सेलर है वो जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि बायर खुद जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो बायर को जो क्रयदाता है, सामान खरीदार है, वो समय ही ध्यान से सामान को खरीद कर लाए, देख पर कर लाए। When a buyer has bought the goods of his own will and after examining it properly, then seller is not liable afterward. यही कह रहे हैं कि जब एक किराएदाता खरीदार जो सामान को ले आता है तो अच्छे से देखने परखने के बाद और उसके बाद जो है सेलर इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा कि जो सामान में कोई फॉल्ट निकलता है तो इसके लिए सेलर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 16 of the Sales of Goods Act 1930, which states that there is no implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied. तो यहाँ पे which states that there is no implied condition, implied condition का एक अपना डीप मीनिंग है, गहरा अर्थ है। इसका मतलब है कि जब हमको सामान ले जाने जाते हैं तो इसमें एक ये दोहराए नहीं है कि वो सामान उसी पर्टिकुलर पर्पज़ को कंप्लीट करता होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, हम वाटर कूलर लेने गए, तो वाटर कूलर लेने गए तो हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है या फिर देखने परखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पानी को ठंडा करेगा। वो इम्प्लाइड कंडीशन वो करेगा ही करेगा, उसका कार्य ही है। हमारा ये पर्पज़ ही ये था कि हम उसे पानी ठंडा करने को के लिए लेकर आएँ, ठीक है। और यहाँ पर फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज़ का भी मतलब ये है कि जब कोई सामान लेने गए तो वो सामान किसी उसी का अपने कार्य को पूरा करेगा ही करेगा। जिस सामान में हम उसका यूज़ लेंगे वो उसमें यूज़ होगा ही होगा जिसके लिए हम लाए हैं। तो इसका आगे हम डिटेल से भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर का जो लॉ है वो लागू नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन टू दैट रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर, द डॉक्ट्राइन ऑफ द बायर बीवेयर डज नॉट अप्लाई इन द फ्लोइंग सिचुएशन। फर्स्ट है वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। सेकंड फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पज। थर्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन। फोर्थ सेल बाय फ्रॉड। एंड फिफ्थ लेटेंट डिफेक्ट्स। इनको हम डिटेल से आगे देखते हैं। फर्स्ट है वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। मतलब कि जब एक बायर जो है वो अपनी सारी जो जो चीज़ें वो सामान खरीदने वाला है वो बता देता है, अपनी डिज़ायर कि वो उसका क्या करेगा, वो किस पर्पज़ के लिए ले जा रहा है, ठीक है। तो तब वो छोड़ देता है कि सेलर पर कि आप हमें दे जो आपके हिसाब से बढ़िया है, अच्छी है, हमारे इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगी, तो आप वो हमें गुड्स जो है दे दीजिए। तो तब कैवेट एम्प्ट का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि सारी चीज़ वो उसने जो सेलर पर छोड़ दी। अब देखते हैं, व्हेन द बायर मेक्स नोन हिज रिक्वायरमेंट टू द सेलर ऑफ व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स और हाउ ही इंटेंड टू यूज देम एंड रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर एंड द डील इज मेड बाय द सेलर और मैन्युफैक्चरर विद द बायर ऑन सच अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। जब एक बायर जो है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता देता है सेलर को, वो और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो वो गुड्स देगा वो उसको किस तरह से यूज करेगा, वो सारा कुछ सेलर को पता है, तो सब कुछ सेलर पर छोड़ देता है, उसकी स्किल पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिट एम्प्टर का जो नियम है वो लागू नहीं होता। Under such circumstance, it becomes the duty of the seller to provide quality goods to the buyer that meets his specific requirement। तो इन सिचुएशन में जो है सेलर की ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है एक क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे बायर को, ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर सके। तो यहाँ पे एक केस देख लेते हैं, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस आगा मोहम्मद। B purchased timber from C, and the fact was made known to the seller that the timber was to be used for railway sleepers. It was held that B could reject the timber as it was not fit for the purpose। यहाँ पे क्या होता है कि B टिम्बर परचेज करता है C से, ठीक है, लेकिन वो उसे बता देता है कि वो रेलवे स्लीपर्स के लिए इस टिम्बर का यूज करेगा, लेकिन जो C जो है वो टिम्बर प्रोवाइड करता है B को, वो उसकी पर्पज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, ठीक है, उस काम में यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये बाद में पता चलता है। तो अब बी जो है वो रिजेक्ट कर देगा उस टिम्बर को, वो नहीं लेगा, मना कर देगा और कर सकता है। यहाँ पे इन स्थितियों में भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिट एम्प्टर का जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। सेकंड है फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़। द इम्प्लाइड कंडीशन अबाउट द फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़ in term of quality and usability in some circumstances depends on the custom or practices of a trade and the doctrine of buyer beware is not applicable। इसका मतलब है कि जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो इसमें ये इम्प्लाइड कंडीशन रहती है कि वो जिस पर्पज़ के लिए हम उस सामान को, गुड्स को, थिंग्स को लेने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, तो वो उसका मेन जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करेगा ही करेगा। ठीक है, इसे हम सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए पर्सन बायज़ ए वाटर कूलर द इम्प्लाइड कंडीशन इज़ दैट इट कूल्स द वाटर। जब हम कोई वाटर कूलर लेने जाते हैं तो इसमें ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो पानी को ठंडा करेगा ही करेगा। जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर सकेंगे, ठीक है, कॉल कर सकेंगे, लेकिन फ़ोन के तो चलो हज़ारों यूज हैं, लेकिन इसमें इम्प्लाइड कंडीशन रहती है कि जिस पर्पज़ के लिए हम उसे लेने जा रहे हैं वो काम करेगा ही करेगा। जैसे कि हम एक फ़ैन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो हवा देगा ही देगा, ठीक है। तो अगर वो हवा नहीं देता है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन रहती है ताकि उसका मेन जो पर्पज़ है वो उसको फुलफ़िल करे ही करे। थर्ड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि जब एक बायर जो है अपनी डिज़ायर जो बता देता है कि वो उस किस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, उसको किस किस पर्पज़ में लेगा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन उसका फुल डिस्क्रिप्शन बता देता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद सेलर जो है वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटल एम्प्टर का लॉ लागू होगा। बायर को उस समय ही जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, नहीं, जबकि उसने सारी चीज़ बता दी है एंड देन ही बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है चीज़ को खरीदने से। तो देखते हैं, व्हेन द सेल ऑफ गुड्स इज मेड बाय डिस्क्रिप्शन इट इन्वॉल्व्स सम इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज एंड द कैविट एम्प्टर डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल। जब डिस्क्रिप्शन बता देता है बायर तो यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द गुड्स सोल्ड मस्ट मैच देयर डिस्क्रिप्शन, otherwise the buyer can refuse to accept the goods and is entitled to receive damage from the seller। यहाँ पे कह रहा है कि जब बायर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बता देता है और उसके बाद जो चीज़ उसे मिली है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रही तो वो उसे रिफ्यूज़ कर सकता है लेने से, और जो भी उस वस्तु के कारण उसे डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करवा सकता है सेलर से। तो यहाँ पे हमारे पास केस है वार्ले वर्सेस विप। इन दिस केस ए promised to sell a machine to B, which B had not seen। A had said that the machine was only a year old and had been sparsely used। The machine was found not to match its description after delivery। It was too old and the buyer returned it।
It was held that since the machine did not match its description, A had a right to receive a price for it from B. So in this case doctrine of common emptor does not apply. इस केस में क्या होता है कि ए प्रॉमिस करता है बी को, ठीक है, ए सेलर है और बी बायर है, कि वो बायर को एक मशीन देगा, ठीक है, बी को मशीन देगा, और ए वादा करता है कि मशीन ज़्यादा पुरानी नहीं है और ज़्यादा यूज नहीं की गई, वो 1 साल ही यूज की गई है। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि मशीन ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो इसके लिए अब यहाँ पे कैवेट एम्प्टर का जो नियम है वो लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए बायर ने जो मशीन को नहीं देखा था, ठीक है, डिलीवरी के बाद अब वो अपना पैसा ए से वापस ले सकता है और लेगा। फोर्थ है हमारे पास सेल बाय फ्रॉड। द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर शैल नॉट अप्लाई टू ऑल दोज परचेजेस which have been made by a buyer under a contract where his consent was obtained by the seller by fraud, where the buyer relies on false representation of the seller and suffers damage. A seller who is guilty of fraud shall have no protection of the doctrine of caveat emptor। मतलब कि जब सेलर ही फ्रॉड करता है, ठीक है, वो कुछ जानकारी जो है अपने सामान के बारे में बायर को नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन सामान को ख़रीदने के बाद यह पता चलता है कि उसमें फ्रॉड था, उसने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, उसने तथ्यों को सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसके बाद यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर का जो लॉ है लागू नहीं होगा, ठीक है, और बायर जो है उसे रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्राइस वापस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर का लॉ बोल के सेलर जो है ये नहीं कह सकता कि उस चीज़ को सही तरह से देखना चाहिए था। फिफ्थ है लेटेंट डिफेक्ट्स। द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल to the buyer for all such defects in goods which are not apparent to a person of normal intelligence. The responsibility of the buyer to examine the goods for any defects is limited to the extent where the defects are apparent and can be spotted by the buyer। मतलब कि यहाँ पर जिन चीज़ों को सीधे से नॉर्मल व्यू से, नॉर्मल इंटेलिजेंस से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, तो उनके उसके बाद जो उसमें फॉल्ट निकलता है, तो इसके लिए भी बायर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सेलर जिम्मेदार होगा। जिन चीज़ों को अपरेंट सीधे तौर से नहीं देखा जा सकता, नॉर्मल व्यू से उसे चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसका कई चीज़ें ऐसे होते हैं जिनका कि यूज करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये खराबी है, तो उन चीज़ों के लिए भी सेलर ही जिम्मेदार होगा। वो कैवेट एम्प्टर का लॉ बताकर वो अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता है, जिम्मेदारी लास्ट तक उसी की रहेगी। द बायर कैन नॉट स्पॉट द लेटेंट डिफेक्ट्स इन गुड्स दैट आर नॉट अपरेंट व्हेन ही एग्जामिन द गुड्स। यही कह रहा है कि जब बायर किसी चीज़ को खरीदना चाह रहा है, वो जांच परख रहा है जो कि अपरेंट सीधे तौर से उसे नज़र नहीं आ रही उसकी खामियां, द लाइबिलिटी फॉर सच डिफेक्ट्स देयर फॉर द सेलर्स, जो उसकी लाइबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। तो यहाँ पे केस है मोदी वर्सेस ग्रेगसन। In this case, there was a hidden or latent defects in the cloth supplied by the seller, which made it unusable for courts. The court held the seller guilty because even after a thorough examination of the sample, it was not possible to pinpoint the defects in the material। यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर है वो कपड़ा लेके आता है, ठीक है, सप्लायर से, लेकिन सेलर से उस कपड़े का जो है कोट नहीं बन सकता। अब कोट नहीं बन सकता तो इसके लिए वो सेलर ही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये रिजल्ट आउट निकाला कि जो सैंपल है, ठीक है, उससे एग्जामिनेशन किया गया तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उससे उस मटेरियल से कोट को बनाना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इन सब के नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि किस पर हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।